नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा की। और इस यात्रा पर फिर से जैसे उनकी अमेरिका की जो स्टेट विजिट हुई थी, उसी तरीके से फ्रांस की उनकी यात्रा पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और जो हमारे आस-पड़ोसी हैं, उनकी तो कुछ ज़्यादा ही बारीक निगाह है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अमेरिका से हमारी ज़रूरतों के तमाम साजो-सामान खरीदने के समझौते किए हैं, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के भी, उसको लेकर के भी तमाम तरह की टीका-टिप्पणियाँ आई थी और हमारे पड़ोसियों की कुछ ज़्यादा ही बढ़-चढ़ कर के चिंताएँ सामने आई थी। पाकिस्तान ने तो एक चिट्ठी लिख दी थी अमेरिका को कि साहब, जो कुछ चल रहा है आजकल अमेरिका और भारत के बीच में, तो उससे हमारी चिंताएँ बढ़ गई हैं। और चीन को तो ज़ाहिर है ये चीज़ें पसंद आएँगी ही नहीं। तो वो तो विज़िट हो चुकी है जिसकी आज तक चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वार्म वेलकम मिला है, जो बाइडेन दंपत्ति की तरफ से व्हाइट हाउस में भी और ओवरऑल भी, वैसा दुनिया के अन्य राष्ट्र प्रमुखों को अब तक नसीब नहीं हुआ है। और 2 बार वहाँ की पार्लियामेंट को संबोधित करके एक रिकॉर्ड तो कायम कर ही चुके हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अब जब वो फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं और फिर से इस बात की चर्चा है, बल्कि लगभग पुष्टि हो चुकी है कि वो नेवी के लिए 26 राफेल खरीदने वाले हैं, उस पर दस्तखत करने वाले हमारी गवर्नमेंट दसा कंपनी के साथ में। और कुछ और जो ज़रूरी है हमारी सेनाओं के लिए, उसकी मजबूती के लिए, रक्षा सुरक्षा की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, वो भी वहाँ पर होने वाला है। कुल मिलाकर के 96,000 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही आपके जाने-पहचाने मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, जो न केवल भारतीय सेना की ज़रूरतों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके भी महीन जानकार हैं। तो सिन्हा साहब को जोड़ लेते हैं और फिर प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारत माता की जय हो। सिन्हा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्रांस की विजिट होने वाली है, ये कितनी अहम है और कौन-सी उपलब्धियां इस विजिट में भारत के लिए रहने वाली हैं? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक विजिट साबित होगा। जो दोस्ती 1998 जनवरी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई थी, उस समय इंदर कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। वो दोस्ती का जो बीज बोया गया था, वो आज बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, उसमें बहुत फल हो गए हैं और ये पेड़ और विशाल रूप लेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये ऐतिहासिक इतिहास इसको याद रखेगा मोदी जी के इस विजिट को, कि जिस तरह से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी, जिस तरह से मैत्री आगे बढ़ेगी, जिस तरह से दोनों राष्ट्र एक दूसरे के हित में आगे बढ़ेंगे और कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा और कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे कुछ बातचीत होगी, लेकिन ओवरऑल दोनों देश के लिए ये ऐतिहासिक विजिट साबित होगा, ये सच है। अब मैं आता हूं कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं वहां पे। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट फ्रांस मिस्टर मैक्रोन के इनविटेशन पे जा रहे हैं फ्रांस। और किस लिए जा रहे हैं? बैस्टिल डे परेड को अटेंड करने। मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो बैस्टिल डे परेड को फ्रांस में अटेंड करेंगे। माननीय मनमोहन सिंह जी ने 2009 में अटेंड किया था और हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो बैस्टिल डे परेड अटेंड करेंगे। अब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने सैनिक स्कूल में इतिहास बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की है, तो बैस्टिल डे है क्या? बैस्टिल डे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रतीक है, राजतंत्र को फेंक के प्रजातंत्र के मार्ग पे चलने का प्रतीक है। बैस्टिल एक किला था फ्रांस में जिसमें मिलिट्री फोर्ट्रेस था, सेना रहती थी अंदर
और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वहां रखा जाता था, और वो राजतंत्र का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और पूरे राजतंत्र को उठा के फेंक दिया गया। तो ये जो बैस्टिल डे परेड होता है, उसी के सम्मान में ये हर एक साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। और एक बिंदु मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक अनोखा चीज हुआ है इस बार कि इस बैस्टिल डे परेड में, परेड तो उनका है, लेकिन बैस्टिल डे परेड में आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज की कंटिजेंट होगी, और जिसमें जो एयरफोर्स कंटिजेंट है उसको लीड करेगी एक महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ये कितनी बड़ी बात है, एक महिला हेलीकॉप्टर पायलट लीड करेगी अपने एयरफोर्स कंटिजेंट को। अब मैं आना चाहता हूं इस बात पे कि सबसे पहले समझती कि दोस्ती क्यों होती है, दोस्ती दो देशों में या दो लोगों में दोस्ती क्यों होती है, जब देखते हैं कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए दोस्ती लाभप्रद है। तो इसके लिए जरूरी कि समझा जाए कि जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फ्रांस का क्या है, क्योंकि सब खेल है जियो स्ट्रेटजी का। फ्रांस इंडो पैसिफिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो हम यदि चाइना की बात करें, हम क्वाड के सदस्य तो हैं ही, लेकिन हम चाइना की बात करें तो यदि फ्रांस और हिंदुस्तान सेम पेज पे आ जाते हैं और इंडो पैसिफिक में हम मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो मेरा ख्याल है काफी हद तक एक बहुत कड़ा संदेश जाएगा चीन को। दूसरी बात कि फ्रांस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है आईओआर में, इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन में जिस तरह से चीन की कुदृष्टि लगी हुई है, जिस तरह से चीन स्पाई शिप भेजता है, 1-5 भेजा था स्पाइंग करने के लिए, और वो बार बार सबमरीन्स भेजता है, अपने शिप्स भेजता है, फिर श्रीलंका के माध्यम से भी हमारा सर्वेलेंस करता रहता है। तो ये तो आईओआर पे, इंडियन ओशन रीजन पे चीन की दृष्टि लगी हुई है। अब हम समझना चाहते हैं कि दोनों देश के विजिट से कैसे इसका महत्व क्या है। पहला कि दोनों देश में मित्रता और मजबूत होगी, बॉन्ड बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस तरह से आर्सन हुआ फ्रांस में, और जो मुस्लिम नौजवान मारा गया था, उसके वजह से कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो छवि है फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर, उसमें गिरावट हुई है। तो माननीय मोदी जी का विजिट एक मोरल बूस्टर के लिए काम करेगा, क्योंकि वर्ल्ड का ऐसा वर्ल्ड लीडर, आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप अपने गांव में हैं, आप अपने गांव में हैं और स्टेट का मुख्यमंत्री आपके घर में आए, तो आपकी तो गरिमा गांव में बढ़ जाएगी ना। तो वर्ल्ड लीडर, मोदी जी के कद का वर्ल्ड लीडर आपके घर आ रहा है बास्टिल डे पर अटेंड करने के लिए, तो आप समझिए कि प्रेसिडेंट मैक्रोन की छवि कितना उछाल लेगी। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन होगा, डिफेंस के फील्ड में बहुत बड़ा कोऑपरेशन होने जा रहा है, जिसका उल्लेख मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। इकोनॉमिक फील्ड में कोऑपरेशन होगा, और ब्रॉडर स्ट्रैटेजी यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान के बीच में, और फ्रांस का उसमें क्या रोल होगा, इस पे चर्चा होगी। और 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी सेलिब्रेट करने का मकसद है। जैसा मैंने कहा कि जनवरी 1998 में ये पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया था। और मेरा विश्वास है कि काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग, इन विषयों पे भी चर्चा होगी। और जैसा जो फ्रेंच इन्वॉय है दिल्ली में, उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसके मायने बहुत गंभीर हैं और दूरगामी नतीजे उसके निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का विजिट का नतीजा होगा मैक्सिमम इंपैक्ट, मैक्सिमम आउटकम। इन्होंने 2 फ्रेज इस्तेमाल किया है, मैक्सिमम इंपैक्ट और मैक्सिमम आउटकम। ये दोनों सेंटेंस में बहुत गाढ़े इसके माने हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी फ्रेंच सरकार की प्राथमिकता है मेक इन इंडिया। तो जब मेक इन इंडिया प्राथमिकता है तो समझ जाइए कि टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत तेजी से वो रूप लेगा। अब हम कहना चाहते हैं कि दोनों देश के लिए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप क्यों विन विन सिचुएशन है। पहली बात कि फ्रांस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है इंडो पैसिफिक में,
और वो हमारे लिए बहुत हितकारी साबित होगा। दूसरी बात कि फ्रांस जो है वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लीडर है और वो हिंदुस्तान को एक बिग मार्केट के रूप में देखता है और इस तरह से उसके आर्थिक जो स्वास्थ्य है, जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि फ्रांस कुछ कुछ फील्ड में वो वर्ल्ड लीडर है, जैसे डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, रेलवेज, एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये सब क्षेत्र में वो वर्ल्ड लीडर है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। तो यदि हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टीओटी करता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और मेक इन इंडिया के तहत हमारा हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है, तो उसके कई एडवांटेज हैं। पहला, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। दूसरा, यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। तीसरा, हमारे लोगों को जॉब मिलेगा। चौथा, स्किल डेवलपमेंट होगा। पांचवा, जब युद्ध होगा तो हम दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी तो घर की खेती है, जब चाहे अपनी खेती से मूंगफली प्याज तोड़ लिया और खा लिए। तो ये सब चीज जो है वो दोनों के देश के हित में हितकारी साबित होगा। तो एक, अब जो आप प्रश्न कह रहे थे कि शुरू में आपने उल्लेख किया कि डिफेंस के क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है। जी हाँ, जी तो हाँ। डिफेंस के क्षेत्र में बेसिकली क्या होने वाला है, उसको तीन हिस्सों में हम देखेंगे। पहला कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शक्ति इंजन का, जो कि पावर प्रोवाइड करेगा एडवांस एलएच को, हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो दूसरा, जेट्स, फाइटर जेट्स नेवी के लिए। तीसरा, स्कॉर्पियन सबमरीन। अब एलएच हेलीकॉप्टर के लिए जो शक्ति इंजन होगा वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इंजन डेवलपमेंट, ये इंजन डेवलपमेंट ओंकार जी इस देश का बहुत ही बड़ा वीकनेस रहा है। और वो जो साउथ इंडिया थे नंबी नारायण, हम लोग इतना तेज गति से चल रहे थे, और यहाँ देश के दुश्मन, जिसमें उस समय की सरकार उसमें इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी में, और विदेशी ताकतों का पैसा लेके नंबी नारायण को अरेस्ट करवा दिया, और पूरी जो इंजन डेवलपमेंट थी उस पर ब्रेक लग गई। मुझे तो ताज्जुब लगता है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अभी भी पॉलिटिकली रेलेवेंट कैसे हैं। उनको तो सीधा देश से बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। नंबी नारायण के साथ इन्होंने क्या किया? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया नंबी नारायण को। अब करने से क्या फायदा? वो बेचारा जो इतने साल जेल रहा, जो हम 30 साल 32 साल पीछे हो गए इंजन डेवलपमेंट में, उसका कौन जवाब देगा? अब हम आते हैं जेट्स फॉर नेवी के लिए। देखिए, नेवी दसॉल्ट से हमने रफाल लिया था इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्वांटिटी 30। अब क्वांटिटी 26, मेरा ख्याल 36 लिया था हमने। अब हम 26 क्वांटिटी ले जाने रफाल एम का मतलब मैरीटाइम। अब ये जो मैरीटाइम वर्जन होगा वो इंडियन नेवी के लिए होगा, और ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। आपको समझने की जरूरत है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आप यदि एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करके कहीं पे अटैक करना चाहते हैं या ब्लॉकेड करना चाहते हैं, तो आपके पास यदि शिप पे एयर पावर नहीं है, शिप तो एक नेवल पावर का प्रतीक है, उसको एयर पावर जब आप प्रदान करते हैं तो उसकी शक्ति में इजाफा होता है। तो जब रफाल एम आईएनएस विक्रांत पे लैंड करने की क्षमता रखेगा, टेक ऑफ करने की क्षमता रखेगा, तो आप समझिए कि आपने एयरबेस को पोजीशन कर दिया आईएनएस विक्रांत पे। इसका मतलब है कि जब भी आईएनएस विक्रांत दुश्मन के टेरिटरी के से दूर, उसके ईजेड से बाहर अपने आप को पोजीशन कर देता है, तो एयर पावर, नेवल पावर दोनों आपके लिए अवेलेबल है। और हमारे पास आज की तारीख में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपने सी में अपना मसल फ्लेक्सिंग करेंगे, और हमारा इंडियन ओशन रीजन में ये बहुत गेम चेंजर साबित होगा। और जैसे आपको एक जमाने में याद होगा कि हमने पाकिस्तान का 71 वॉर में ब्लॉकेड किया था, ऐसे यदि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आज की। तो अब आते हैं ये स्कॉर्पियन सबमरीन पे। स्कॉर्पियन सबमरीन की जो बातचीत चल रही है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला कि हम ऑलरेडी मैगाजोन डॉकयार्ड MDL में हमने
5 सबमरीन बना रखा है, एक और बनने के मार्ग दिशा में है, और उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक वो भी इन्वेंट्री में आ जाएगा इंडियन नेवी के। लेकिन हम पैरेलल, सरकार सोच रही है कि पैरेलल मैन्युफैक्चरिंग करो ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये एमडीएल में मैन्युफैक्चर किया जाए। और इसका महत्व इसलिए है कि 7 रशियन ओरिजिन सबमरीन जो हैं वो रिटायर करने वाले हैं, क्योंकि उनका सर्विस लाइफ खत्म हो रहा है। और तो यदि एक और बिंदु है कि नए सबमरीन बनने की बात चल रही है और प्रोग्रेस में है, अंडर प्रोजेक्ट 75I, बट उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। तो जो एमडीएल की जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें ऑगमेंट करके यदि हम फ्रांस का सपोर्ट लेके सबमरीन बनाते हैं तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन नेवी के अपने जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस उसके में। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास सबमरीन क्या है। सबमरीन वो सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है। सब मरीन मतलब पानी के नीचे जो रहने वाला जो वेपन प्लेटफॉर्म है, इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको सबमरीन बोलते हैं। सबमरीन के कई स्वरूप हैं, SSN सबमरीन न्यूक्लियर, और सबमरीन डीजल पावर्ड, और SSBN सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल। जी जी। जो सबमरीन डीजल ऑपरेटेड होता है वो तो डीजल ऑपरेटेड हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है उसकी कैपेसिटी पानी के अंदर रहने के लिए बहुत ज्यादा होती है डीजल के कंपैरिजन में। तो SSN जो होता है वो न्यूक्लियर पावर्ड होता है और ज्यादा पानी के नीचे रह सकता है। SSBN जो है वो आर्म्ड वर्जन है सबमरीन का, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर। दैट मींस वो सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है और बैलिस्टिक मिसाइल भी उसके पास है, तो वो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो SSBN है वो करीब 2 है मान के चलिए। बाकी आगे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि गोपनीय बात है, बट 2 हमारे पास है, अरिहंत और अरीघाट। और यदि चाइना की हम बात करें तो चाइना के पास SSBN है 6 और SSN है 6, तो चाइना के पास 12 है, हमारे पास 2 है। बाकी देशों की बात करें तो यूएस में 67 है सबमरीन्स, और रशिया में 31 है, चाइना में 12 है, यूके में 10 है, फ्रांस में 9 है, और हिंदुस्तान के पास जैसे मैंने कहा 2 है। अब न्यूक्लियर ये सबमरीन क्यों इतना खतरनाक है, क्यों गेम चेंजर साबित होगा? एक सबमरीन कई शिप्स के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सबमरीन को लोकेट करना, उसके मूवमेंट को जानना और उसका काउंटर डेवलप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मेरी अपनी सोच है कि हमको कम से कम 15-16 न्यूक्लियर SSBN 15-16 हमारे पास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ी आप जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब तक सुपीरियरिटी 10-1 नहीं होगा या 5-1 नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो ये सब बिंदु तो गेम चेंजर साबित होगा ही। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट होने, एक हमारे फ्रांस के साथ एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट है कि दोनों देश रेसिप्रोकल बेसिस पे एक देश के दूसरे देश के मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने के एग्रीमेंट हो रखी है। तो यदि ऐसा है ओमकार जी, तो आप समझिए कि यदि स्थिति बिगड़ती है और हम चाइना के लिए एडिशनल फ्रंट खोलना चाहते हैं तो फ्रांस के माध्यम से हम अपने मिलिट्री एसेट्स को वहां डिप्लॉय करके चाइना के लिए दूसरा फ्रंट खोल सकते हैं, और हम उसको इंडो पैसिफिक में चुनौती दे सकते हैं, अटलांटिक में चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है कि टाइम टू टाइम हम मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस करेंगे और ज्वाइंट नेवल ड्रिल करेंगे। एक और बिंदु कि ये भी बातचीत हुई है, समझौता हुआ है कि को डेवलप होगा कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। उस सैटेलाइट्स का मकसद क्या होगा कि इंडियन ओशन रीजन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए, क्योंकि चाइना की कुदृष्टि बहुत दिनों से इंडियन ओशन रीजन पे है। उसके 2 फायदे हैं, क्योंकि ये चाइना समझता है कि यदि उसका सी रूट हिंदुस्तान
खतरे में डालेगा IOR के माध्यम से, तो उसका पास उसका जवाब होना चाहिए। दूसरा, वो श्रीलंका के पॉलिटिक्स को प्रभावित करना चाहता है। हरवन तोता पोर्ट लेके उसने अपना एक पांव दबा दिया है श्रीलंका में, तो हमारा साउदर्न फ्लैंक जो है वो थोड़ा खतरे में है। हम लोग कूटनीति तो कर रहे हैं, बट एक श्रीलंका हाँ ना कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे जंप करता रहता है मंकी की तरह। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चलता रहेगा। तो आप देखिए कि ये जो मोदी जी का विजिट है इन बिंदुओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि ये भी बातचीत चल रही, ये भी बात है जो पब्लिक डोमेन में है कि फ्रांस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा हिंदुस्तान के सिविल एविएशन इंडस्ट्री में। और एयर इंडिया और इंडिगो, एयर इंडिया 250 एयरक्राफ्ट और इंडिगो 500 एयरक्राफ्ट एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है उससे खरीदेंगे। तो आप देखिए दोनों देश में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों हमारे लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का परचेज, हमारे लिए इंडियन सिविल एविएशन के लिए ब्रेक थ्रू, मिस्टर मैक्रोन के रेस्पेक्ट में, इज्जत में देश के अंदर और देश के बाहर एक बहुत बड़ा इजाफा। उसके बाद एक गोपनीय तरीके से मैं बात करना चाहता हूं कि मेरा अनुमान है, मेरा फौजी ब्रेन कहता है, मैं बैटल रीडिंग कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे जब 1-to-1 मीटिंग होगा तो मोदी जी और मिस्टर मैक्रोन के बीच में बातचीत होगी कि भविष्य में यदि ऐसा आर्सन होता है फ्रांस में तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम कैसे टैकल करें, जैसे आप मोदी जी टैकल कर रहे हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि जो लोग वहां समस्या कर रहे हैं हो सकता है यहां भी समस्या करें। अब भूतकाल में तो ये समस्या कर रहे थे, तो ये भी एक गाइडेंस, क्योंकि मोदी जी अब लीडर हैं, अब एक गाइडेंस के रूप में मिस्टर मैक्रोन बोलेंगे कि गुरुदेव बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं, गाइडेंस दीजिए। तो ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल देखिए ये विन विन सिचुएशन है दोनों देश के लिए। ये चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी है और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग DIB डिफेंस इंडस्ट्री बेस बनेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा, मेक इन इंडिया को इजाफा मिलेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। ओमकार जी बताइए, आप ओमकार जी आप तो जर्नलिज्म में इतने सालों से हैं, आप तो वेटरन हो गए हैं, हम तो फौजी वेटरन हैं, आप तो जर्नलिज्म के वेटरन है। तो वेटरन होने के नाते आप देखिए, कभी आपने सोचा था कि इस गति से हिंदुस्तान अचीव करेगा जो कर रहा है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, नेवर। जो सम्मान हिंदुस्तान को मिल रहा है, जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, जैसा आपने शुरू में कहा कि अमेरिका में क्या सम्मान मिला है, चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ गई। और आज देखिए फ्रांस में जाएंगे तो देखिएगा कितना सम्मान मिलेगा। जब पपुआ के एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री पांव छू के प्रणाम करते हैं, हु इज ए क्रिश्चियन, सनातनी तरीके से पांव छू के प्रणाम करते हैं, तो सीना हमारा गर्व से फूल जाता है। ये नया हिंदुस्तान है, ये नए हिंदुस्तान का सूर्योदय है। मोदी जी ने हिंदुस्तान शेर को पिंजरे से निकाल के खोल दिया है दरवाजा, शेर अब चिघार रहा है, पूरे विश्व में कंपन हो रही है ओमकार जी, पूरा विश्व शेर को सम्मान कर रहा है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? बहुत अच्छा लगता है जी। सिन्हा साहब, खुद जो बाइडेन ने ये कहा था भारत के साथ जो रक्षा सुरक्षा सौदे हुए हैं कि हमारे यहाँ भारत की वजह से, भारत के साथ हुए सौदों की वजह से 1 लाख रोजगार जनरेट होंगे। इसी तरह की टिप्पणी हमने प्रधानमंत्री ब्रिटिश से भी सुनी थी कि चूंकि हमारे यहाँ भी एयरबस के पुर्जे बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ भी रोजगार जनरेट होंगे। और अभी आपने बताया कि फ्रांस में किस तरह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि 500 एयरबस के ऑर्डर तो केवल इंडिगो ने दिए हैं और दूसरे भी कंपनियों ने जहाज के ऑर्डर दिए हुए हैं। और अभी 96,000 करोड़ के सौदे प्रधानमंत्री के वहां लैंड करने के बाद होंगे। और जैसा प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, हर देश में जहां भी जाते हैं वहां की बड़ी कंपनियों के CEO से बातचीत करते हैं और भारत में भी निवेश आए ये सुनिश्चित करते हैं। अभी एक रिपोर्ट में कल ही पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि दुनिया में इस समय सर्वाधिक
निवेश अगर कोई आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है तो वो इंडिया है। तो ऐसे में क्या हम ये माने कि जो इस समय ग्लोबली जो नए सिरे से अलाइनमेंट हो रहे हैं, उसमें भारत एकदम लीड ले गया है? अब आप देखिए कि एकदम। हम इज़राइल से भी हथियार खरीदते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम रूस से भी खरीदते हैं, हम फ्रांस से भी खरीदते हैं, हम अमेरिका से भी खरीदते हैं। जी। देखिए ओंकार जी, पहली बात तो यह है कि आप अपना धंधा बिजनेस किसके साथ करना चाहेंगे? जो कंपनी स्टेबल हो, या ऐसी जिस कंपनी में हमेशा 10 दिन के बाद पंगा हो, लॉकआउट हो, स्ट्राइक हो? ऐसे में तो हिंदुस्तान आज सेफ डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों है? क्यों? पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी है। 9 साल से मोदी जी जो सत्ता में है, स्टेबिलिटी है। घर के अंदर तो कुछ लोग डिरेल करते रहते हैं, कुछ लोग जाके देशद्रोही लोग बकवास करते हैं अमेरिका में, उनको क्यों नहीं पॉलिटिकली सॉर्ट आउट किया जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। वो तो इतना खुला उन पे चार्जेस है। लेकिन सवाल है कि जब हम बात करते हैं, कहावत है प्रत्यक्षम की प्रमाणम, यदि प्रत्यक्ष रूप में देखिए तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। कोरोना में पूरा विश्व तबाह हो गया, मोदी जी ने वैक्सीन ही फ्री नहीं दिया लोगों को, गरीबों को फ्री राशन दिया, हमारी इकोनॉमी में कोई कमी नहीं हुई। ये क्या कम है? तो ये तो दिखाता है कि हिंदुस्तान में कुछ तो है, कि हिंदुस्तान इतना स्टेबल क्या है। यही लालच है। हिंदुस्तान विश्व का नया मार्केट है, नया ट्रेडिंग प्लेस है, नई जगह है जहां आप पैसा डालोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब इकोनॉमिक एंगल से मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा ओंकार जी, जी, जी। कि जी, जी। ये सच है कि हिंदुस्तान और फ्रांस 17 सेंचुरी से ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं एक दूसरे। हिंदुस्तान विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फ्रांस विश्व का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फ्रांस 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है हिंदुस्तान में। एफडीआई उसका है $9.67 बिलियन का। अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2020 तक का ये डाटा है। अभी हाल फिलहाल में तो और बढ़ गया होगा। बायलैटरल ट्रेड दोनों देश में है, जो यूरोप का जो करेंसी है उसमें 10.7 बिलियन। 1000 से ज्यादा फ्रेंच कंपनियां हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जिनका टोटल टर्नओवर है $20 बिलियन। 210 इंडियन कंपनी फ्रांस में ऑपरेट कर रही हैं, जिसका स्टॉक है यूरोपियन करेंसी के माध्यम से $1 बिलियन। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, कितना इंपॉर्टेंट ये फ्रांस और हिंदुस्तान की दोस्ती है। अब यदि हम पॉलिटिकल लेवल की बात करें तो हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों G20 के सदस्य हैं। फ्रांस G20 के अलावे G7 का सदस्य है। फ्रांस हमारा इतना हितैषी है, शुभचिंतक है, कि वो बार बार ये बात कहता है, यूनाइटेड नेशंस में भी कहा है कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो एक साउंडिंग बोर्ड है। तो ऐसा पार्टनर जहां से हमको टेक्नोलॉजी मिले, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट मिले, एयरफोर्स को रफाल के द्वारा शक्ति मिले, इंडियन नेवी को रफाल एम के द्वारा शक्ति मिले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, यूनाइटेड नेशंस में हमारी हित की बात करे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। इतना भूतकाल में तो मैंने ये सब प्लस पॉइंट नहीं देखा था। सवाल है कि मोदी जी एक बहुत ही समर्थ और बहुत बुद्धिमान और बहुत अपना शतरंज का चाल बहुत ही बारीकी से खेलते हैं ओंकार जी। और उनके हर एक चाल के पीछे, जैसे शतरंज में कहते हैं ना, घोड़ा का चाल को रीड करना बहुत मुश्किल है। 2.5 घर चलता है, दाहिने 2.5 घर, बाएं, पीछे, आगे, कभी भी 2.5 घर कहीं भी चल सकता है। मोदी जी क्या चाल चलेंगे, उसके क्या माने होंगे, ये मोदी जी के ही ब्रेन में होता है। कुछ लोग समझते हैं 5-10%, 90% लोग को समझ में नहीं आता है। तो जी, जी। जिस तरह से मोदी जी ने अमेरिका को हिंदुस्तान के पक्ष में अपनी दोस्ती बनाई है, फ्रांस के साथ कर रहे हैं। अब देखिए कितना बैलेंसिंग फैक्टर कर रहे हैं। रूस को और अमेरिका को बैलेंस करना क्या ये आसान बात है ओंकार जी? दोनों एक दूसरे के दुश्मन है।
यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में बैलेंस करना कूटनीति क्या आसान था, लेकिन उन्होंने कहा, मिस्टर पुतिन को कहा, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, नेगोशिएशन ही एक रास्ता है। तो आप देखिए कि मिस्टर पुतिन भी लोहा मानते हैं मोदी जी का, मिस्टर बाइडेन भी मानते हैं, मिस्टर मैक्रोन भी मानते हैं। तो कुछ तो बात है हमारे इस प्रधानमंत्री जी में कि सब घुटने टेकते हैं, मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, झुकते हैं और उनकी सुनते हैं। तो ये नया हिंदुस्तान है ओंकार जी, मैं बहुत खुशी हूँ। सिन्हा साहब, हमने देखा था 2019 के पहले राफेल को लेकर के काफ़ी बकवासबाजी इस देश में हुई थी, भ्रष्टाचार की बातें की गई थी, और ये वो लोग कर रहे थे जिन्होंने सेना को एक गांव में कहते हैं कि चोड़े में छोड़ दिया था। मतलब उसके पास हथियारों की भी कमी थी। आप जानते हैं जो सेना की गतिविधियों पर भी, उसकी रक्षा सुरक्षा ज़रूरतों पर भी बारीक नज़र रखते हैं। उनको पता है कि हमारे यहाँ 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। 30 पर आकर के वो ठहर गया था, अब जाकर के बढ़ने शुरू हुए हैं। तो जिन्होंने सेना को एक तरीके से निहत्था कर दिया था, हमारी सेना के पास जो ट्रेनर विमान होते हैं, उनका भी एक तरीके से अकाल पड़ गया था। प्रधानमंत्री ने एक फैसला किया, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कई गुना कीमत पर राफेल खरीदा गया है, तमाम तरह की बातें। और अभी जब MQ-9 प्रेडेटर जो ड्रोन है, उसकी डील हुई अमेरिका के साथ में, तो इन्होंने फिर कहा कि 4 गुना कीमत पर जो है अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। ये जो एक कहना चाहिए कि रायता फैलाने की कोशिश होती है, राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश होती है। और मैं तो इससे बढ़कर के कहूँगा कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं सेनाओं को मजबूत करने के लिए, जबकि दोनों तरफ से, 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की तरफ से हमें लगातार खतरा बना रहता है, फिर भी इन्होंने नहीं किया। अब अगर एक सरकार कर रही है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रही है, ये नहीं है कि दलालों के जरिए कर रही है, ऐसे में इस तरह के आरोप लगाने का इनका मकसद क्या है? देखिए ओंकार जी, मैंने बहुत एग्जॉस्टिव रिसर्च किया है ये राफेल डील पे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ही कंडेंस्ड पॉइंट फॉर्म में बोलूंगा। इंडियन एयरफोर्स को, जैसा आपने कहा, 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है। एक जमाने में कुछ साल पहले जब इसी चल रहा था प्रोक्योरमेंट, तो 31 हेल्ड था, जिसमें से MiG-21 वो निकल जाएगी तो कितना बचा? यदि 6-7 निकल जाता है तो आप समझिए 42 से ऑलरेडी 31 हेल्ड है, 6-7 निकल गया तो 24-25 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद MiG-27 MiG-29 निकल जाएगा और नीचे चले जाएगा। तो आप बताइए 42 ऑथराइज है, आप हाफ पे आ गए, तो इंडियन एयरफोर्स कैसे लड़ेगी टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में? बोफर्स के बाद इंडियन आर्मी को आर्टिलरी कोई गन मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं? जब 42 पूरा फाइटर जेट नहीं था तो क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स को दिया गया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी? कोई भी वेपन प्लेटफॉर्म का लाइफ होता है अबाउट 15 ईयर्स। जो मॉडर्न आर्मीज हो 30 कॉन्सेप्ट करते हैं, 30 पुराना टेक्नोलॉजी, 40 करंट टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट 30 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। क्या हिंदुस्तान में ऐसा था? नहीं। आप तो WE वॉर इक्विपमेंट और वॉर इक्विपमेंट टेबल के तहत जो ऑथराइजेशन है वो भी नहीं दे रहे हैं, जो हमारा ऑथराइजेशन है। दूसरा बिंदु, ये जो भ्रष्टाचार की बात हुई, ये कांग्रेस पार्टी जो 2008 में MOU साइन किया, इनकी सोच बहुत साफ थी कि चीन जो जैसा इशारा करेगा उस पर ये नाचेंगे। चीन ने कहा किसी तरह से राफेल प्रोक्योरमेंट को रोको। रोकने का क्या तरीका है? 2 तरह से अटैक किया। मोदी चोर है, मोदी चोर है कहना शुरू किया। अपना अंबानी को कर दिया, बहुत फायदा कर दिया। सवाल ये कितना परसेंटेज दिया? पूरा 30,000 करोड़। ऑफसेट कितना? 50,000 करोड़, 50% ऑफसेट है। अरे वो लेस देन 1% भी नहीं मिला अंबानी को। क्या बात करता है ये लोग? फैक्ट फिगर्स जानता ही नहीं है। दूसरी बात,
ग्लोबल टेंडर निकला था कब? LOI, लेटर ऑफ इंटेंट निकाला गया था वर्ल्ड ग्लोबल टेंडर के लिए अराउंड 2002। कोई भी ग्लोबल टेंडरिंग में पहला होता है टेक्निकल बिड इवैल्यूएशन और उसके बाद होता है कमर्शियल बिड। सब कुछ प्रोसेस करके टेक्निकल इवैल्यूएशन में 2 कंपनी सक्सेसफुल हुए, एक रफाल था, एक और कंपनी थी। कमर्शियल बिड में रफाल L1 था। L1 मतलब लोएस्ट वन, जो कोट था उस कंपनी का उससे सस्ता था रफाल, तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर उसके तहत L1 को देना चाहिए। तो L1 घोषित हो गया 2011-12 में। CFA का अप्रूवल हो गया, कॉम्पिटेंट फाइनेंस अथॉरिटी का अप्रूवल हो गया। सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ ओमकार जी? 2011-12 में सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? कैपिटल प्रोक्योरमेंट में 22 से 24 स्टेप्स होते हैं, 23.5 स्टेप हो गया खत्म, CFA का अप्रूवल हो गया, सप्लाई ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था। और फ्रांस को भी डसॉल्ट को पता चल गया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, तो वो सोचा मैं मलाई दे दूं, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो इंडियन सरकार ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो उन्होंने मलाई नहीं दिया तो इन्होंने सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया। और एंटनी कहता है कि हमारा पैसा नहीं था। अरे भाई पैसा नहीं था तो ग्लोबल टेंडर क्यों निकाले? हमारे गांव में कहावत है, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, हमारे गांव में एक कहावत है। अरे जब पैसा नहीं है तो मार्केट में क्या? अब इस सरकार के पास पैसे की कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही? एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने कभी अपग्रेडेशन की बात ही नहीं की। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी उछल उछल के कह रहा था टेक्निकल डिटेल्स दिया जाए। क्यों? क्या करोगे टेक्निकल डिटेल्स जान के? क्योंकि चाइना चाहता था कि रफाल जो फ्रांस से उसका क्या कैपेबिलिटी है, कौन कौन मिसाइल है, उसका डिटेल्स क्या है। ये राहुल गांधी चाइना के इशारे पे नाचता है, राजद्रोह करता है, शेमलेस आदमी। तो सवाल यह है कि ये है पूरा खेल रफाल का। ये चाइना, जो लोग यहां आवाज उठाते हैं। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी चोर इसने कहा था राहुल गांधी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा। ये जो डील हुआ, पैसा कब होता है, मिलता है? पैसा तब मिलता है जब एक बीच का पार्टी होता है ब्रोकर, जो डील थ्रू करवाता है। क्योंकि डसॉल्ट से पैसा लेगा कैश में, या जिस तरह से भी ले उसको कैश में कन्वर्ट करेगा, हवाला के माध्यम से यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को पैसा पहुंचाएगा। जब बीच में ब्रोकर है ही नहीं, बीच में थर्ड पार्टी है ही नहीं, और डील हुआ है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA के तहत G2G बेसिस पे, तो पैसा क्या प्रेसिडेंट मैक्रोन देंगे मोदी जी को? क्या ये संभव है? क्या ये ट्रांजैक्शन आ सकता है? नहीं ओमकार जी, पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हवा में बात करने की बात है, ये सब खाली पॉलिटिकल गिमिक्री है, ये बकवास करते हैं ये लोग, कोई बात में दम नहीं है। मोदी जी के इंटेग्रिटी फैक्टर पे CIA का रिपोर्ट है कि मोदी जी इज इनकरप्टेबल। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट है, इनकरप्टेबल है, उनपे उनका चरित्र पे आंच नहीं लगाया जा सकता, दोष नहीं पाया जा सकता, उनको खरीदा नहीं जा सकता। ये बकवास करते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। तो ये पूरा खेल ये है, ये चाइना एंगल है, ये लेफ्टिस्ट कबाल का गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये टूल किट है जो मोदी जी को कमजोर करना चाहता है। जब सेना कमजोर होगी, सेना के पास इक्विपमेंट नहीं आएगा, तो चीन को फायदा होगा। यही तो चाहता था चीन कि रफाल नहीं आए, रफाल आने से कष्ट हो जाएगा। ये बहुत दुख की बात है। अरे राजनीति करो, लेकिन राजद्रोह तो मत करो। देश सशक्त होगा तो तुम्हारा भी इज्जत होगा विदेश में, ये तो कौन पूछेगा तुम्हें? आज मोदी जी को पूछ रहा है क्योंकि देश सशक्त हो रहा है, 5th पावर हो गया, हम 12 से 5वां स्थान पे पहुंच गए। मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, वर्ल्ड गुरु है, तो इज्जत हो रही है। आप किसी फॉरेनर से बात कीजिए, NRI जो है, छाती फूला हुआ है उनका गर्व से, यू आर इंडियन, ओ प्लीज कम, ऐसा होता है। पहले क्यों नहीं होता था? इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। इनको पेट में दर्द होता है, ये नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। जो लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा सकते हैं, POK सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा सकते हैं कि खाली कौवा मारा था, जो लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत को सड़क का गुंडा कह सकते हैं,
उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे दुख लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ इतनी कमजोरी है कि ऐसे ऐसे लोग फिर भी सरवाइव कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, और पॉलिटिकल सिस्टम से क्यों नहीं बाहर हुए 24 घंटे के अंदर, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। ये सांप भारत माता को डस रहे हैं, लगातार लगातार डस रहे हैं ओंकार जी। तो ये पूरा खेल जो है मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज का, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, मुझे पता है ये 5 स्टार होटल में लोग एक एक साल रूम बुक करके रखते थे, ये फॉरेन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव। एक एक दिन का खर्चा 10,000, 12,000, 20,000 होगा, प्लस कुछ लोगों को एंटरटेन करो, उसमें 20-25,000 खर्चा। एक एक साल रूम रखते थे। कहां गए वो लोग? गायब हो गए। 5 स्टार में अब नहीं दिखते हैं। 5 स्टार में अब ये नहीं दिखते हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो गई। अगस्ता वेस्टलैंड में बंदा है ना अंदर जेल के। ये एक कहानी है। देश के दुश्मन ही देश को कमजोर कर रहे हैं, बट ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। विश्व समझ गया है कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक ये सेफ हेवन है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करो, और दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन है। ओमकार जी, सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे दर्शकों को आपसे मिली हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी जब ये यात्रा शुरू होगी तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और एकदम फ्रांस में जो भी डील होंगी उन पर ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वाशिंगटन के बाद अब पेरिस में जब प्रधानमंत्री का स्वागत होगा तो जाहिर है भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उस इवेंट पर होंगी। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।